हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक आकृति यानी कि तिलचट्टा की आंतरिक आकृति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, तिलचट्टा की आंतरिक बनावट कैसी होती है, आंतरिक संरचना, अंदर की संरचना कैसी होती है, पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने तिलचट्टा की बाहरी संरचना के बारे में पढ़ी थी, बाहरी आकृति के बारे में पढ़ी थी, वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, उनकी बाहरी बनावट क्या होती है, हमने पढ़ा था दोस्तों। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जरूर देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। तो अंदर में सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल आंतरिक संरचना होती है दोस्तों। तो तिलचट्टा में आहार नाल देहगुहा में स्थित होती है। तिलचट्टा में जो आहार नाल होती है वो देहगुहा में स्थित होती है, जो 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है दोस्तों? 3 भागों में बटी होती है। पहला का नाम है अगांत्र, दूसरा मध्यांत्र और तीसरा पश्चांत्र। याद रखिएगा दोस्तों, तिलचट्टा के आहार नाल 3 भागों में बटी होती है। पहला अगांत्र, दूसरा मध्यांत्र और तीसरा पश्चांत्र। चलिए दोस्तों, अगांत्र के बारे में पढ़ते हैं। यह उपत्वचा से आस्तरित भाग है। उपत्वचा को इंग्लिश में क्यूटिकल भी कहा जाता है। तो जो अगांत्र होता है यह उपत्वचा से आस्तरित होता है, आस्तरित भाग होता है। अस्तरी यानी कि इसमें अस्तर पाया जाता है, उपत्वचा का अस्तर पाया जाता है। इसमें निम्न अंग होते हैं। अगांत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं दोस्तों। जो पहला अंग है मुख। तो मुख के बारे में पढ़ते हैं। सिर के अग्र छोर पर मुख स्थित होता है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियोज में हमने सिर के बारे में पढ़ा था। सिर के अग्र छोर पर मुख स्थित होता है, जिसमें भोजन को काटने चबाने के लिए मुखांग पाए जाते हैं। समझ आए दोस्तों? सिर के अग्र छोर पर मुख स्थित होता है, जिसमें भोजन को काटने चबाने के लिए मुखांग पाए जाते हैं। दूसरा अंग है दोस्तों, अगांत्र में ही पाए जाते हैं। दूसरा अंग ग्रसनी। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, यानी कि मुख जिसमें खुलता है, जिस छोटी नालिकाकार संरचना में खुलती है उसे ग्रसनी कहते हैं। तीसरी संरचना है दोस्तों, ये भी अगांत्र में ही पाए जाते हैं, ग्रसिका। यह ग्रसिका, ग्रसनी से एक सीधी और संकरी नली निकलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। ग्रसनी से एक सीधी और संकरी नली निकलती है, जिसे ग्रसिका कहते हैं। ये भी अगांत्र में ही पाए जाते हैं, ये अंग भी अगांत्र में ही पाए जाते हैं। आगे दोस्तों, अनपुट। ग्रसिका एक पतली भीति वाले कोष में खुलती है। ग्रसिका एक पतली भीति वाले कोष में खुलती है, जिसे अनपुट कहते हैं। ये भी अगांत्र में ही पाए जाते हैं। अनपुट में भोजन का संग्रह होता है। अनपुट में क्या होता है दोस्तों? भोजन का संग्रह होता है, यानी कि अनपुट में भोजन को स्टोर किया जाता है। समझ में आए दोस्तों? अनपुट में क्या होता है? भोजन का संग्रह होता है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। पेशनी, यह अनपुट के पीछे होता है। पेशनी कहाँ होती है दोस्तों? अनपुट के पीछे होती है। यह भी अगांत्र का ही एक अंग है। यह अनपुट के पीछे होती है। इसे ग्रंथिल जठर भी कहते हैं। पेशनी को ग्रंथिल जठर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी अस्तर होता है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी अस्तर होता है तथा अस्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होता है। ये दांत क्या करती है दोस्तों? भोजन के मोटे कणों को पीसती है, अर्थात पेशनी में भोजन को पीसा जाता है। पेशनी का क्या काम है दोस्तों? पेशनी में भोजन को पीसा जाता है। कौन कौन से अंग पाए जाते हैं दोस्तों? मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, अनपुट और पेशनी। समझ में आ गई दोस्तों? अगांत्र कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे मध्यांत्र के बारे में। मध्यांत्र की ओर चलते हैं दोस्तों, मध्यांत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्यांत्र, यह एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है। मध्यांत्र क्या है दोस्तों? मध्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है, जिसमें उपत्वचा का अस्तर नहीं होता है। दोस्तों, अगांत्र में अस्तर पाई जाती थी, लेकिन मध्यांत्र में अस्तर नहीं पाई जाती है। इस नलिका में अंगुली के समान
इस नलिका में अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं निकलती है। इस नलिका में उंगली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं निकलती है। ये पाचक रस बनाती है। ये जो अंध नलिकाएं होती हैं ये पाचक रस बनाती है और इसे यकृतीय या जठरीय अधनाल कहते हैं। इस नलिका को क्या कहते हैं दोस्तों? यकृतीय या जठरीय अधनाल। मध्यांत्र भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आगे पढ़ते हैं पश्चांत्र के बारे में। तो पश्चांत्र यह मध्यांत्र से चौड़ा भाग होता है। पश्चांत्र मध्यांत्र से चौड़ा होता है दोस्तों, तथा क्षुदांत्र, बृहदांत्र एवं मलाशय में विभक्त रहता है। दोस्तों पश्चांत्र जो होता है वह 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग का नाम है क्षुदांत्र, दूसरा भाग का नाम है बृहदांत्र और तीसरा भाग का नाम है मलाशय। तो समझ में आ गई दोस्तों। मलाशय बाहर की ओर गुद्दा द्वारा खुलता है। मलाशय जो होता है वो बाहर की ओर गुद्दा द्वारा खुलता है। मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीली रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें मैलपीगी नलिकाएं कहते हैं। दोस्तों मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर यानी कि जहां पर जुड़ी होती है वहां पर 100 से 150 पतली पीली रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें मैलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है। तो दोस्तों तिलचट्टा का आहार नाल को हम फिगर सहित पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों हमने शुरू में बताया था कि तिलचट्टा का जो आहार नाल है वो 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग का नाम था दोस्तों अगांत्र, दूसरा नाम था मध्यांत्र और तीसरा था पश्चांत्र। तो दोस्तों देखते हैं अगांत्र कहाँ पर मौजूद होती है। दोस्तों ये है पूरी आहार नाल की संरचना। तिलचट्टा का आहार नाल ये पूरी है दोस्तों, देख लीजिए अच्छी तरीके से। इस आहार नाल में पहला भाग यानी कि अगांत्र यहां से लेकर यहां तक होती है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक यानी कि सिर से लेकर पेशनी तक होती है दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों कि अगांत्र में अंग भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों? पहली थी कि मुख ग्रसनी में खुलती है दोस्तों। मुख के बाद ग्रसनी आती है यानी कि मुख और ग्रसनी, ग्रसिका, अनपुट और पेशनी, ये 5 अंग पाए जाते हैं अगांत्र में दोस्तों। तो मुख ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है और ग्रसिका अनपुट में खुलती है और अनपुट पेशनी में खुलती है दोस्तों। ये है पेशनी और ये है अनपुट और यहाँ पर होती है दोस्तों ग्रसिका और यहाँ पर थोड़ी सी जगह पर ग्रसनी होती है और ये होती है मुख दोस्तों। तो अनपुट में दोस्तों भोजन को संग्रह किया जाता है यानी कि भोजन को स्टोर किया जाता है। किसमें? अनपुट में, याद रखिएगा। और पेशनी में भोजन को पीसा जाता है। क्या किया जाता है पेशनी में दोस्तों? पेशनी में भोजन को पीसा जाता है। तो दोस्तों अगांत्र हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको अगांत्र अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब दूसरा भाग की ओर चलते हैं। दूसरा भाग क्या था दोस्तों? मध्यांत्र। यहाँ से यहाँ तक होती है दोस्तों मध्यांत्र। हमने इसमें बताया था यह एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उप त्वचा का स्तर नहीं पाया जाता है। इस नलिका में अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं निकलती है जिसे यकृतीय अधनाल या जठरीय अधनाल कहते हैं दोस्तों। ये है देखिए यकृतीय अधनाल, ये वाला भाग अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। ये जो 6 से 8 उंगली के समान रचना निकली हुई है वह यकृतीय अधनाल कहलाती है। और अधनाल क्या करती है दोस्तों? अधनाल पाचक रस बनाती है। अधनाल पाचक रस बनाती है, याद रखिएगा। अब तीसरा भाग था दोस्तों कि पश्चांत्र। तीसरा भाग क्या था? पश्चांत्र, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है यानी कि मैलपीगी नलिका है ये दोस्तों और मलाशय। दोस्तों मैलपीगी नलिका और मलाशय के बीच वाला भाग सभी पश्चांत्र कहलाते हैं, ठीक है। और ये 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चांत्र 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला क्षुदांत्र, ये भाग जो है दोस्तों क्षुदांत्र है और ये वाला भाग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ है जो बृहदांत्र कहा जाता है और ये अंतिम वाला भाग मलाशय कहलाती है। दोस्तों हमने बताया था कि मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर, मध्यांत्र और पश्चांत्र के संधि स्थल यानी कि जहाँ पर मध्यांत्र और पश्चांत्र जुड़ी हुई है यहाँ पर जो भाग है दोस्तों, उसमें मैंने कहा था कि एक पीली रंग की 100 से 150 पतली पीली रंग की नलिकाएं होती हैं जिन्हें
मैलपिग्गी नलिकाएं कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, यही है मैलपिग्गी नलिकाएं। और ये क्या करती है, यह हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थ के उत्सर्जन में सहायक होती है। हीमोलिम्फ का मतलब होता है रुधिर लसिका, जो कि हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। रुधिर लसिका क्या है, हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे दोस्तों। तो समझ में आ गई, ये हो गई कंप्लीट दोस्तों। तो दोस्तों तिलचट्टा का आहार नाल हमने पूरी तरह से पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये तीनों भाग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तिलचट्टा का परिसंचरण तंत्र क्या होती है, कैसी होती है, पढ़ते हैं। तो तिलचट्टा में परिसंचरण तंत्र, तिलचट्टा में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। दोस्तों तिलचट्टा में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि तिलचट्टा में जो खून का बहाव होता है वो खुले में होता है, कोई नस में नहीं होती है दोस्तों। पूरी तरह से खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें होता है, खुले प्रकार का खून का बहाव होता है इनमें, कोई नस में इनका खून का बहाव नहीं होती है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है, यानी कि इनकी जो रुधिर वाहिनियां होती है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और रुधिर गुहा में खुलती है। इनकी रुधिर वाहिनियां रुधिर गुहा में खुलती है तथा उसी में सभी अतरंग अंग डूबे रहते हैं, यानी कि रुधिर गुहा में ही सभी अतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। दोस्तों रुधिर लसिका यानी कि हीमोलिम्फ क्या है, रुधिर गुहा में सभी अतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका या हीमोलिम्फ कहते हैं। रुधिर लसिका यानी कि हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणुओं से बना होता है। रुधिर लसिका यानी कि हीमोलिम्फ किन चीज़ों से बना होता है दोस्तों, रंगहीन प्लाज्मा और रुधिराणुओं से बना होता है, याद रखिएगा। तिलचट्टा का हृदय लंबी पेशीय नलिका के रूप में होती है। तिलचट्टा का जो हृदय होती है वह पेशीय नलिका के रूप में होती है, जो रुधिर गुहा में स्थित होती है। यानी कि दोस्तों हृदय कहाँ स्थित होती है, रुधिर गुहा में स्थित होती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने तिलचट्टा की आंतरिक आकृति में आहार नाल और परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। अगले वीडियोज में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तिलचट्टा के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में।